ये नजारे देखें, ये टूरिज्म के एड्स देखिए, ये आर्काइवल वीडियोस देखकर शायद अटपटा सा लगे, लेकिन है तो ये पाकिस्तान से ही। हाँ, एक अलग टाइम से, एक अलग जमाने से, जब पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव देश हुआ करता था, जो आधुनिक भी बन रहा था, अपने कल्चर को भी बचा रहा था, अपनी डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करता था। अपने अमेजिंग पाकिस्तान एड्स में अपने मॉस्क्स के साथ साथ तक्षशिला के पोस्टर भी छापता था, बुद्ध की बातें भी होती थी। एक अरसा ऐसा जब पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम यानी कि वहां की औसतन आमदनी इंडिया की बराबरी करती थी और कभी कभी तो हमसे भी ज्यादा थी। पाकिस्तान एक टाइम पे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड हुआ करता था। उसके जीडीपी के चर्चे दुनिया भर में थे। पाकिस्तान वो देश जिसके फाउंडिंग फादर जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश होगा जहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होगा और हम सब इक्वल सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देंगे। लेकिन आज उसी पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है, उन्हें दुश्मन बना दिया जाता है, उन पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उनके हक कुचले जाते हैं और उनकी दुहार सुनने के लिए कोई भी नहीं। एक टाइम पे प्रोग्रेसिव वेस्ट का चहीता पाकिस्तान आज एक टेरर स्टेट, एक टेरर हेवन कहलाया जाता है, एक फाइनेंशियल ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने उतर आते हैं। वहां की जनता अब बस टूरिस्ट्स, आईएमएफ के बेलआउट्स और ह्यूमन राइट्स का बस इंतजार ही कर रहे हैं। पाकिस्तान में आज डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, मीडिया पर्सन्स का मुंह बंद किया जा रहा है और ऑपोजिशन मेंबर्स को जेलों में ठूसा जा रहा है। जैसे कि फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हाल ही में जेल से अब यह बयान दिया है कि पाकिस्तान में आने वाला जो इलेक्शन है वो एक बहुत बड़ा ढकोसला होगा। आखिर ऐसा हुआ क्यों कि पाकिस्तान के जज्बात, उसके हालात इस तरीके से बदल गए? क्या कभी असली इंक्लूसिविटी और डेमोक्रेसी पाकिस्तान में थी क्या, या ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है जो पाकिस्तान पर ठूसा गया था, जो वहां के लोगों को मंजूर होने वाला नहीं था? अगर इंक्लूसिव डेमोक्रेसी थी किसी टाइम पर, तो वो गई कैसे? कौन निगल गया उसे? आर्मी या धर्म के ठेकेदार? और पाकिस्तान की आवाम वो क्या कर रही थी जब देश का इस तरीके से बेड़ा गर्क हो रहा था? वो कौन सी गलतियां हैं जो पाकिस्तान ने की जिसे किसी भी देश को दोहराना नहीं चाहिए अगर तबाही से उसे बचना हो तो? जानते हैं ये सब आज के देशभक्त एपिसोड में। 1960s में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक मिरेकल समझा जाता था। 1960 से 65 के बीच में पाकिस्तान की जीडीपी एनुअली 4.8% से बढ़ती है। उस टाइम पे इंडिया की ग्रोथ एनुअली करीबन 3% से ज्यादा नहीं थी। वही वेस्टर्न पब्लिकेशंस जो इंडिया की स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बुलाते थे, इंडिया का मजाक उड़ाते थे, वही पब्लिकेशन पाकिस्तान को एशियन रोल मॉडल का टैग देते थे। साउथ कोरिया से कंपैरिजन होता था। देख लीजिए, 18 जनवरी 1965 न्यूयॉर्क टाइम्स लिखती है, पाकिस्तान एक ऐसा इकोनॉमिक माइलस्टोन पर पहुंच सकता है जो अब तक सिर्फ एक और देश पहुंच पाया है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स। लंदन की टाइम्स अखबार भी 1966 में यही गुणगान करती है, कहती है पाकिस्तान का डेवलपमेंट एक बेहद रिमार्केबल मिसाल है कि नेशन बिल्डिंग किस तरीके से की जा सकती है। 1958 तक पाकिस्तान में एक अनइलेक्टेड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एलीट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था। काफी करप्शन, काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जिन्ना बहुत जो अनटाइमली डेथ हुआ था उनका। पर जब 1958 में पाकिस्तान आर्मी जनरल अयूब खान ने पावर अपने हाथ में ले ली और कुछ ऐसे कदम लिए कि लग रहा था कि पाकिस्तान अब तरक्की के राह पर चल दिया। अयूब खान ने लैंड रिफॉर्म्स किए, एक ग्रीन रेवोल्यूशन, पाकिस्तान का ग्रीन रेवोल्यूशन उन्होंने अपनाया, जिससे पाकिस्तान पंजाब एरिया में एग्रीकल्चर ग्रोथ काफी तेजी से इंक्रीज हुई। इस टाइम के दौरान जब इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट कर रहा था, उसी टाइम पाकिस्तान ने अपने आप को यूएस के साथ एलाई कर दिया, यूएस की गोदी में जा बैठा।
अब गोदी पर बैठा तो इसके लिए उसे ढेर सारा इकोनॉमिक लॉलीपॉप नहीं, ढेर सारा इकोनॉमिक एड मिला। फॉर एग्जाम्पल 1963 में अमेरिका ने पाकिस्तान को $360 मिलियन दिए। अगर आंकड़ों की बात करें तो आज तक के डेट में अमेरिका ने पाकिस्तान को 70-80 बिलियन डॉलर्स दिए हैं एज एड। अब आप शायद इसको भीख मान लीजिए, लेकिन जो इनिशियल एड मिला था, पाकिस्तान ने उस फॉरेन एड के साथ डैम्स, रोड्स, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया, जिससे एक्सप्लोसिव ग्रोथ पॉसिबल हुई थी उस टाइम के लिए। अब वो ग्रोथ आर्टिफिशियल थी, सुपरफिशियल थी, उस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन जीडीपी जरूर बढ़ी थी। और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं, प्रोग्रेसिव सोशल चेंजेस लाने की भी कोशिश की गई थी। 1961 में अयूब खान ने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस लागू किया। उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत प्रोग्रेसिव कदम था। एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज, लॉज रिलेटिंग टू डिवोर्स, मेंटेनेंस, सबके हवाले से महिलाओं के अधिकार बढ़ाए गए, ज्यादा प्रोटेक्शन मिली उन्हें। अयूब खान ने इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप्स के खिलाफ, उनके खिलाफ लोहा लेकर फैमिली प्लानिंग लॉज भी इंट्रोड्यूस किए। तो उस समय पाकिस्तान धर्म नहीं, एक प्रोग्रेसिव स्टेट की तरफ जा रहा था। हमने जो एपिसोड की शुरुआत में आपको नजारे दिखाए थे, वो इसी जमाने से ही हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल का एक मॉडल स्टेट बन रहा था। पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर भी बढ़ रहा था। म्यूजिक, टीवी शोज पॉपुलर हो रहे थे और स्पेस प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत भी इसी समय हुई। 1968 में अयूब खान ने अपने 10 साल के रूल को डेकेड ऑफ डेवलपमेंट सेलिब्रेट करने का ऐलान किया कि पाकिस्तान जल्द ही अब एक सुपर पावर बनने वाला है, एक डेवलप्ड और मॉडर्न देश बनने वाला है। मगर पाकिस्तान और अयूब खान का यह सपना बहुत जल्द टूटने वाला था। जब अथॉरिटेरियन रूल में लोगों का सब्र का बांध जब टूटता है ना, क्योंकि आप उन्हें कुछ बोलने नहीं देते हो, लेकिन जब वो बांध टूटता है तो सैलाब ही आता है। देश की जीडीपी तो तरक्की पर थी, लेकिन लोगों के पास खाना खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे। फूड इन्फ्लेशन को पॉलिटिकल मुद्दा बना के जुल्फिकार अली भुट्टो ने देश भर में आंदोलन किया और उधर बांग्लादेश में भी उथल पुथल चल रहा था। पब्लिक का आक्रोश देखने के बाद अयूब खान ने 1969 में इस्तीफा दे दिया। इलेक्शंस का एक ऐलान हुआ कि अब इलेक्शंस होंगे। 1970 में इलेक्शंस होते हैं, जिसका नतीजा एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शंस में जीत ईस्ट पाकिस्तान से आवामी लीग की होती है विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ 160 सीट्स। जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपीपी सिर्फ 81 सीट्स जीतती है। वेस्ट पाकिस्तान में लेकिन जो एलिट्स हैं वो नहीं चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान में, आज का बांग्लादेश, वहां से आकर लोग फेडरल गवर्नमेंट पर राज करें, उन पर राज करें। उन्होंने ये बात अपनी ईगो पे ले ली। ये मेन मुद्दा बनता है, मेन वजह बनती है वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के स्प्लिट का इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। 1971 के सिविल वॉर के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते हैं, बांग्लादेश का क्रिएशन होता है। 5 लाख लोगों की अनफॉर्चुनेटली जान जाती है और कुछ ही सालों में साउथ एशिया का मॉडल स्टेट एक बास्केट केस, एक भिखारी स्टेट की तरफ बस अपना सफर शुरू कर चुका होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? पाकिस्तान के डाउनफॉल के पीछे कुछ बुनियादी मसले हैं। उनमें से एक और सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटलिज्म है, और इस फंडामेंटलिज्म के भी बहुत सारे पहलू हैं। एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट यह है कि पॉलिटिकल पावर को कॉन्सेंट्रेट करना, वन नेशन, वन रिलीजन, वन लीडर। पाकिस्तान शुरू से ही डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को अंडरमाइन करते आया था। शुरुआत से ही डिसेंट को मिलिट्री और पुलिस के जरिए कुचला जाता था। जिन्ना के टाइम से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। आजादी के बाद उन्होंने खुद को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल या सुप्रीम लीडर अपने आप ही घोषित कर लिया। कोई इलेक्शंस तब नहीं हुई थी। और फिर सुप्रीम लीडर जिन्ना ने बलोचिस्तान में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पॉलिटिकल ऑपोजिशन को जेल किया, उन पर गोलियां बरसाई, अनगिनत ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया। उस समय की सोच ये थी कि देश के एक कोने में लोगों को हम कुचल रहे हैं, देश के एक कोने में आग लगी है, कौन सी बड़ी बात है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन द लॉन्ग रन। इसी फंडामेंटलिज्म का दूसरा पहलू था लिंग्विस्टिक और कल्चरल फंडामेंटलिज्म। वन लीडर के साथ वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन नेशन, वन कल्चर पॉलिसी, उसको लागू करना। डाइवर्सिटी को सप्रेस करने की कोशिश की गई ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको हम दे तो जिन्ना अपने पूरे कार्यकाल में बस एक बार ईस्ट पाकिस्तान गए, और जो आज बांग्लादेश है, और वहां जाकर उन्होंने 1948 में कह दिया कि भाई पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी, बंगाली को इक्वल दर्जा नहीं दिया जाएगा।
इस मास्टर स्ट्रोक के चलते ईस्ट पाकिस्तान में काफी प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। जिन्ना की 1948 में जब मौत हो जाती है उसके बाद पुलिस इंटरवेंशन लेकिन तब भी तगड़ा चलता रहा। 23 फरवरी 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी के कई प्रोटेस्टिंग छात्रों पर पुलिस ने गोलियां चलाई और सैकड़ों स्टूडेंट्स को मार डाला। जहां भी आप लोगों का धर्म या उनकी भाषा जबरन तरीके से दबाने की कोशिश करते हो ना, उसका अंजाम शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा ही होता है। यही विधि का विधान है। लेकिन पाकिस्तान में यह बात समझने या समझाने वाला कोई नहीं था। तीसरा पहलू है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, वन नेशन वन रिलीजन। 1953 में लाहौर में एंटी अहमदिया राइट्स होते हैं। सैकड़ों अहमदिया को मौत के घाट उतार दिया जाता है और लगातार देश में कट्टरवादियों का इंफ्लुएंस बढ़ता रहता है पाकिस्तान में, और अंत में बार बार धर्म का नाम लेकर पूरे देश का डब्बा गोल कर दिया जाता है। उसके बारे में अभी 2 सेकंड में बात करते हैं, पर यहां पर जानना इंपॉर्टेंट है कि काफी स्कॉलर्स के मुताबिक जब भी किसी देश की पॉलिटिक्स में इतना फंडामेंटलिज्म आप घुसाने की कोशिश करोगे, चाहे उसका कुछ टाइम के लिए इंप्रेसिव ग्रोथ या इंप्रेसिव रिजल्ट दिखे या स्ट्रेंथनिंग दिखे, अंत में ये वन नेशन वन एवरीथिंग का दीमक किसी भी देश को खत्म ही कर देता है। 1960s में पाकिस्तान में इंप्रेसिव ग्रोथ जरूर हुआ था, पाकिस्तान में इकोनॉमिक मिरेकल तो हुआ था, मगर इस ग्रोथ की पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे लोग आलोचना करते थे क्योंकि इस मॉडल में काफी कॉन्ट्रडिक्शंस थे। पहला ये कि ये ग्रोथ और तरक्की थी बस कुछ ही लोगों और कुछ ही रीजन्स में कॉन्सेंट्रेटेड थी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भर भर कर थी। कराची जैसे शहर में और पाकिस्तान पंजाब में तरक्की थी, ग्रोथ थी, नो डिबेट, मगर बलोचिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में कंगाली की हालत थी। ग्रोथ में बहुत ज्यादा रीजनल इनइक्वालिटी थी और इनकम इनइक्वालिटी थी। हां, शायद कराची के सड़कों में फैंसी गाड़ियां, इंपोर्टेड गाड़ियां चल रही थी, लेकिन पेपर पर ही ग्रोथ था, ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा था पूरे पाकिस्तान में। इसीलिए लेबर स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट आम बातें होने लगी। अप्रैल 21, 1968 में डॉक्टर महबूबुल हक ने उस टाइम पे पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के वो चीफ इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने कुछ भौखला देने वाले आंकड़े सामने रखे। उनके कैलकुलेशंस के मुताबिक पाकिस्तान के 22 रिचेस्ट फैमिलीज पाकिस्तान की 66% इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रही थी, और यही 22 रईस परिवार पाकिस्तान के बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का 87% वो उन्होंने कंट्रोल संभाल के रखा था। 87%। अब अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान पॉलिटिकल एलीट के साथ तो काम कर ही रहे थे, देवर इन बेड विद देम। उनको इन नंबर से तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, शुरुआत में कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट अनइवन होता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो जाते हैं, लेकिन अंत में इस सब में होता है भला लोगों का, क्योंकि भाई लोग ऊपर से रिच होते हैं, फिर नीचे लोगों को पैसा मिलता है। बचपन से हम ये थियोरी स्कूल में पढ़ते आए हैं, इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट इकोनॉमिक थियोरी में कहा जाता है, लेकिन कभी ये दिखता नहीं है क्योंकि पूंजीपति पहले तो अपना पेट भर लेते हैं, सारा पानी पी लेते हैं, फिर नलका बंद कर देते हैं, ट्रिकल डाउन कुछ नहीं होता है। और ऐसा ही ग्रोथ अगर पाकिस्तान में हुआ होता तो शायद अमेरिकन एड की इतने सालों तक और इतने खरबों की एड जरूरत नहीं पड़ती, और शायद ऐसा हो भी सकता था। हो सकता था कि पाकिस्तान तरक्की कर लेता अमीर के साथ भी, लेकिन गरीब ऊपर थोड़ा आ जाता। लेकिन जो पाकिस्तान की फंडामेंटलिज्म की प्रॉब्लम थी, जो बुनियादी इशू थी, उसी ने ही पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय किया। कहीं ना कहीं उसी डेकेड ऑफ ग्रोथ, उसी 1965 के बाद से ही डाउनटर्न शुरू हो गया था, जब पाकिस्तान ने इंडिया से कश्मीर छीनने की कोशिश की और बुरी तरीके से असफल रहा। इस हार के बाद आर्मी की पॉलिटिकल कंट्रोल, उस पर सवाल उठने लगे कि भाई इलेक्शन कब करवाओगे, क्योंकि कब तक पाकिस्तान को आप जनरल इलेक्शन नहीं दोगे, कब तक आप खतरे में हैं चिल्लाते रहोगे, जबकि इंडिया ने 1952 से ही रेगुलरली इलेक्शन करा रहा है, आप क्यों नहीं करा पा रहे हो डियर पाकिस्तान आर्मी। इनकम इनइक्वालिटी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। वेस्ट पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान के नेतृत्व में और ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ साथ मुजीबुर रहमान और आवामी लीग एक और बहुत बड़ी डिमांड रखती है, वन नेशन वन लैंग्वेज और वन नेशन वन लीडर पॉलिसी को रद्द किया जाए।
कि ईस्ट पाकिस्तान को अपने अधिकार मिले, अपने लैंग्वेज राइट्स मिले, कल्चरल राइट्स मिले। ईस्ट पाकिस्तान में सोशलिस्ट पार्टीज का ज्यादा इंफ्लुएंस था। वो चाहती थी कि उनको अपना खुद का इकोनॉमिक मॉडल इंडिपेंडेंट तरीके से उनको लागू करने दिया जाए। वन नेशन वन इकोनॉमिक मॉडल उन्होंने ठुकरा दिया। तो वन नेशन वन कल्चर की पॉलिसी जो थी, जिसके तहत पाकिस्तान सरकार ने टैगोर के राइटिंग्स को एंटी पाकिस्तान प्रो हिंदू बुलाकर बैन कर दिया था, ऐसी बेवकूफ वाली हरकतों के खिलाफ भी ईस्ट पाकिस्तान में एक मुहिम छिड़ गई। मगर तानाशाह तो तानाशाह हैं, अब वो किसकी सुनने वाले हैं? अयूब खान तो फॉरेन एड के बलबूते पर जीडीपी नंबर्स को बस इंक्रीज करना जानते थे और कुछ रीजन्स और कुछ फैमिलीज का भला करना जानते थे, मगर इंक्लूसिव और डेमोग्राफिक ग्रोथ क्या होती थी यह तो उसे मालूम नहीं था। यही सबसे बड़ा डिफरेंस बनता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, कि पाकिस्तान में कभी भी एक इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं था, आज भी नहीं है। अयूब खान ने मुजीबुर रहमान को एंटी नेशनल कम्युनिस्ट कहकर 1967 में उनको जेल में डाल दिया। ईस्ट पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होने लगे। वेस्ट पाकिस्तान माने आज का पाकिस्तान में भी इनकम इनइक्वालिटी तो काफी थी, उसके वजह से स्ट्राइक्स और प्रदर्शन भी होने लगे। दबाव में आकर अयूब खान ने चुनाव का तो ऐलान कर दिया। 1947 में जो पाकिस्तान आजाद हुआ था, उसका पहला जनरल इलेक्शन होता है 1970 में। टोटल सीट्स 300, मेजॉरिटी मार्क 151। आवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान में क्लीन इलेक्शन स्वीप किया, 167 सीट्स अपने लिए की, यानी कि क्लियर मेजॉरिटी। इतना 111 चिल्लाने वाली पार्टी, उसको मेजॉरिटी नहीं मिली। किसको मिली? वो पार्टी जो फेडरलिज्म, सोशलिज्म, लिंग्विस्टिक राइट्स और डाइवर्सिटी की बातें करती थी। वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलिट, पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान पीपीपी जैसे प्रो डेमोक्रेसी पार्टीज, ये कोई भी इनमें से नहीं चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान से मुजीबुर रहमान आए और आवामी लीग पूरे पाकिस्तान पर राज करे, फेडरल सरकार को कंट्रोल करे। पीपीपी के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो ने आर्मी जनरल याया खान के साथ हाथ मिलाया, मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया और पाकिस्तान का कट्टरवाद अब एकदम क्लाइमैक्स पर पहुंच गया विद ऑपरेशन सर्चलाइट। मार्च 1971 में आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान भेजा गया पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए, और मार्च 25 से एक मास मर्डर कैंपेन शुरू किया। याया खान ने खुद ऑर्डर दिया, 30 लाख बंगालियों को मार दो, बाकी सब हमारे गुलाम बनकर रहेंगे। जब इंदिरा गांधी ने यूएस प्रेसिडेंट निक्सन को एक लेटर लिखा कि भाई इस जेनोसाइड को आप इमीडिएटली रोकें, उस लेटर के बारे में किसिंजर ने निक्सन से कहा कि कुछ रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, हम याया खान को खुश रखेंगे। निक्सन ने भी जवाब दिया, गुड, गो अहेड, द इंडियंस व्हाट दे रियली नीड इज अ मास फैमिन। अगर मास फैमिन नहीं तो कम से कम वो एक और जंग में फंस जाए। किसिंजर ने हाँ में हाँ मिलाया, कहा कि इंडियंस आर हरामजादे, दे आर सच बास्टर्ड्स। वही किसिंजर 100 साल की उम्र में अभी भगवान को प्यारे हुए। दुनिया भर में बहुत सारे लोग आज उनकी ऑब्चुरी में लिखते हैं कि एक वॉर क्रिमिनल मारा गया है। खैर वो अलग स्टोरी है। अमेरिका की मदद के साथ पाकिस्तानी आर्मी ने 5 लाख के आसपास बांग्लादेशियों को मारा जरूर, लाखों का रेप हुआ। कुल 1 करोड़ बांग्लादेशी रेफ्यूजीज इंडिया भाग आए अपनी जान बचाकर। बंगाल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स और कम्युनिस्ट के साथ साथ हिंदुओं को भी खास करके टारगेट किया गया। बहुत बड़े लेवल पर एक एंटी हिंदू कत्लेआम हुआ था, पर अंत में इंदिरा गांधी ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया। आर्मी हमारी भी उसमें इन्वॉल्व हुई। मुक्ति बाहिनी जो कि बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें ट्रेन किया गया, पाकिस्तान की मिलिट्री को हराया गया, बांग्लादेश आजाद हुआ। वन नेशन वन रिलीजन वन मॉडल वन लैंग्वेज वन लीडर, जो कट्टरवाद का ये जो पागलपन था, उसका नतीजा ये हुआ कि लाखों की मौत हुई और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। अब ऐसे कंप्लीट सिविल वॉर के बाद किसी भी देश को वापस उभरना उसके लिए मुश्किल होता, क्योंकि वो 2 में बट गया। ईस्ट पाकिस्तान के अलग होने के बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ट्रेड डेफिसिट क्राइसिस उत्पन्न होनी शुरू हुई। पाकिस्तान जो अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट ऑफ कमोडिटीज को इंपोर्ट करने लगा, जो इंपोर्ट्स फॉर एग्जांपल 1971 में $638 मिलियन की थी, वो सिर्फ कुछ ही सालों में 1977 में जाकर $2.32 बिलियन तक पहुंच गई। इस टाइम पीरियड में एक्सपोर्ट वैल्यू भी बढ़ती है, पर इतनी नहीं कि ट्रेड डेफिसिट को कवर किया जाए। कुछ का मानना है कि इस टाइम से ही पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस शुरू होता है, जो बार बार उन्हें लोन लेने के लिए, हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर देता है, जो कि आज तक जो ट्रेंड चलता आया है।
इसकी वजह से भुट्टो की चुनी हुई सरकार अपने स्टेट सोशलिज्म मॉडल प्रोजेक्ट्स भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है। 1977 तक इकोनॉमी की हालत काफी खराब हो चुकी है। इस्लामिस्ट पार्टी का इंफ्लुएंस अब धीरे धीरे बढ़ता है और भुट्टो को चैलेंज करने लगता है। बड़े लेवल पर फिर से प्रोटेस्ट होने लगते हैं। 1977 में इलेक्शंस होते हैं जिसमें भुट्टो की पार्टी जीतती है, पर ऑपोजिशन रिगिंग का इल्जाम लगाती है और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हवाला देकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जिया उल हक पाकिस्तान के दूसरे मिलिट्री कूप को अंजाम देते हैं। इलेक्शंस रद्द कर दिए जाते हैं और देश में इस्लामीकरण का प्रोसेस जो होता है अब एकदम मजबूत बनने लगता है, क्योंकि जब आपके पास और कुछ दिखाने के लिए नहीं होता है तो आप धर्म का सहारा लेने लगते हो। जिया ने फिर से फॉरेन एड का रास्ता अपनाया, पाकिस्तान को अफगानिस्तान वॉर में इन्वॉल्व किया जिससे अमेरिका से पैसे मिले। जैसे अयूब खान के दौर में हुआ था, ठीक वैसे ही एक बार फिर से अच्छे जीडीपी नंबर्स रजिस्टर होते हैं, मगर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम जो थी वो वही की वही थी। और इस बार जिया ने पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए इस्लामी कट्टरवाद को भर भर के सपोर्ट किया, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में भी। इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान ने जिन मुजाहिदीन फोर्सेस को फंड किया और पनाह दी, उसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ा। एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के कल्चर को बढ़ावा मिला। जिस पाकिस्तान को वेस्टर्न मीडिया मॉडल स्टेट बुलाती थी 1965 में, उस पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग के आरोप की वजह से 2008 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में डाल दिया। यानी वो देश जहां इंटरनेशनल पैसा अगर पहुंचे तो उसे टेरर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है। पाकिस्तान बस बाल बाल बचा था इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहे कि आप एक डेजिग्नेटेड टेरर स्टेट हो। और आज तक पाकिस्तान आर्मी एक्सट्रीमिज्म, आईएमएफ लोन की चुंगल में ही बस फंसा हुआ है। बलोची मार्च पर क्रैकडाउन हो रहा है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन को जेल कर दिया जा रहा है, आर्मी का कंट्रोल है, इन्फ्लेशन रेट्स बेकाबू हो रही हैं, आईएमएफ से बेल आउट की विनती मांगी जा रही है और ट्रेड डेफिसिट तो इतना खराब है कि पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने यहां तक कह दिया कि चाय पीना आप कम कर दीजिए, क्योंकि देश में बहुत सारी चाय की पत्ती क्रेडिट पर, कर्जे पे इंपोर्ट हो रही है। शायद अगर एक इंक्लूसिव मॉडल अपना लिया होता पाकिस्तान ने वे बैक इन द 1960s, तो और 1960s से ही अगर ग्रोथ को इंक्लूसिव करके करने की कोशिश किया होता तो शायद आज रिजल्ट कुछ अलग होता। लेकिन बस ये वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन कल्चर, वन मॉडल, वन लीडर, ये जो रट लगा के रखी थी शुरुआत से ही, उसी के वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता है और डीके 1970s से ही शुरू हो जाता है। उसका जो प्रभाव होता है, जो इंपैक्ट होता है, वो कई दशक बाद दिखता है। पाकिस्तान की कहानी का गुनहगार सिर्फ एक ही है, कट्टरवाद, फंडामेंटलिज्म। समझदार वो है जो दूसरों की भूल से सीख ले। आज पूरे दुनिया में, चाहे वो इजराइल हो, तुर्की हो, ट्रंप का अमेरिका हो, ये कट्टरवादी सोच और इस विचारधारा से थोड़ा सा हमें चौकस रहना होगा। इस सोच को पहचानना होगा, उसके खिलाफ एक इंक्लूसिव सोसाइटी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करना, यह बात जरूरी है, क्योंकि ऐसे सोच का नतीजा क्या होता है वो हमारे सामने है। उसके खिलाफ टाइम रहते हुए आवाज ना उठाना, उसका कितना खामियाजा होता है, यह पाकिस्तान की आवाम आज आपको बता देगी। वो आवाम जो अब ये कह रही है कि हां, राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर हमारा बेवकूफ बनाया गया है, खूब बनाया गया है, हमें कंगाल करके छोड़ा गया है और डेमोक्रेसी की हालत अब ऐसी है कि अब अगर कोई आवाज उठा भी ले तो सिस्टम उसे गायब कर देती है। साल का पहला एपिसोड है, थोड़ा सा लंबा अगर हो गया हो और एंड में थोड़ा इमोशनल हो गया हो तो उसके लिए माफ करिएगा। लेकिन पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री एक एपिसोड में तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन कुछ एक कोशिश है कि जो ट्रेंड्स हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, उसे हम समझें, उसे हम पहचानें और कम से कम साल के शुरुआत में एक प्लेज लें कि भाई एक अलर्ट सिटीजनरी होकर हम ये समझें कि कहां क्या गलत हुआ है और वो गलती हम फिर से ना दोहराएं। ये नजारे देखें, ये टूरिज्म के एड्स देखिए, ये आर्काइवल वीडियोस देखकर शायद अटपटा सा लगे, लेकिन है तो ये पाकिस्तान से ही। हाँ,
एक अलग टाइम से, एक अलग जमाने से, जब पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव देश हुआ करता था, जो आधुनिक भी बन रहा था, अपने कल्चर को भी बचा रहा था, अपनी डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करता था। अपने अमेजिंग पाकिस्तान एड्स में अपने मॉस्क्स के साथ साथ तक्षशिला के पोस्टर भी छापता था, बुद्ध की बातें भी होती थी। एक अरसा ऐसा जब पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम यानी कि वहां की औसतन आमदनी इंडिया की बराबरी करती थी और कभी कभी तो हमसे भी ज्यादा थी। पाकिस्तान एक टाइम पे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड हुआ करता था। उसके जीडीपी के चर्चे दुनिया भर में थे। पाकिस्तान वो देश जिसके फाउंडिंग फादर जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश होगा जहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होगा और हम सब इक्वल सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देंगे। लेकिन आज उसी पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है, उन्हें दुश्मन बना दिया जाता है, उन पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उनके हक कुचले जाते हैं और उनकी दुहार सुनने के लिए कोई भी नहीं। एक टाइम पे प्रोग्रेसिव वेस्ट का चहीता पाकिस्तान आज एक टेरर स्टेट, एक टेरर हेवन कहलाया जाता है, एक फाइनेंशियल ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने उतर आते हैं। वहां की जनता अब बस टूरिस्ट्स, आईएमएफ के बेलआउट्स और ह्यूमन राइट्स का बस इंतजार ही कर रहे हैं। पाकिस्तान में आज डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है।